किताब लिए आप लोग सब कोई किताब ले लिए हैं? सब कोई ले लिए? झूठ बोल रहे हैं आप लिए? क्या लिए हैं? ले लेंगे मतलब दिन दिखाना होगा। हर चीज़ में लेट करता है, कैसे करेगा? किताब खरीदिए पहले। हम लोग आज बहुपद पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में सबसे पहले इसका कुछ हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में आपको दो चीज़ पे ध्यान रखना है, एक चर राशि और एक अचर राशि। इसको हम लोग कौन सी राशि कहते हैं और इसको कौन सी राशि कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपका होता है चर राशि, वेरिएबल होता है, और ये होता है अचर राशि। ठीक है। और यहाँ जो होता है ये पावर कहलाता है, पावर यानी घात। और ये घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक है। और तभी जाके हम इस पूरे पार्ट को बहुपद बोलेंगे, यानी कि यहाँ 7x⁴n इस कंडीशन में अगर रहे तभी हम इसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अन्यथा बहुपद नहीं बोलेंगे। पावर में यही सब होना चाहिए, ये बढ़ते जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है। पावर कभी माइनस नहीं होनी चाहिए, और पावर में कभी कोई पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर पावर में ऐसा बात रहा, देखिए यहाँ से एक नंबरिया क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। ठीक है। पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ये चर के ऊपर ये रूट में रहे। देखिए ये अचर राशि किसी रूप में रह सकता है, ये माइनस में हो सकता है, बटे में हो सकता है, रूट में हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप इसको नहीं भी सोचेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब बात आपको समझना, x⁴n आपको ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, तभी ये बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद ये नहीं कहलाएगा। सीधा लिख दीजिएगा यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब द्विघात बहुपद वाला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ हम लोगों को द्विघात बहुपद पहचानने के लिए देता है। तो वो द्विघात पहले ये पहचानना होगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्लियर है ना? तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब बहुपद का टाइप भी आप लोगों को करा दिए है, ये तो रिवीजन क्लास है, फिर भी हम एक बार बताते हैं। ठीक है। बहुपद पद के आधार पर होता है और घात के आधार पर होता है। ठीक है। जिसे हम बात करते हैं, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर है ना, और एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बात करें तो जैसे हो गया एक पदी बहुपद। ठीक है। एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें केवल एक पद हो। एक पद जैसे x हो गया, y हो गया, या xy हो गया, या 3xyz, इसमें यानी कि इसके बीच में कहीं जोड़ घटा का चिन्ह नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब ये एक पद कहलाता है। द्विपदी बहुपद, द्विपदी अगर बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विपदी बहुपद हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें दो पद है। जैसे देखिए ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, है ना, x + y, ये अलग पद हो गया, इस टाइप का। ठीक है। तीसरा नंबर में त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी जिसमें तीन पद x, y, z इस तरह से। ठीक है। तो ये तीन पद हो गए, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, तो इसको त्रिपदी। इसके आगे जितना पढ़ेंगे वो बहुपदी बहुपद कहलाएगा। तीन से अधिक अगर पद आने लगे तो उसको हम लोग कौन सा पद कहेंगे? बहुपदी बहुपद। और मेन बात यहाँ है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद किसको कहेंगे, है ना? जिस बहुपद का चर का घात शून्य हो। जैसे अगर हम कोई नंबर लिख दें तो ये शून्य घातीय बहुपद में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लिख दें, 1/2 लिख दें, √2 लिख दें, ये सभी जो है ना शून्य घातीय बहुपद में आएगा। बात समझ में आ रहा है?
अब शून्य घातीय बहुपद में अगर ये आएगा, अब बोलेंगे सर इसमें तो चर राशि है ही नहीं, तो कैसे हम समझेंगे कि ये बहुपद है। और हम लोगों का परिभाषा क्या होता है कि चर का घात ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किसी भी संख्या के में अगर चर राशि के ऊपर x से गुना कर दें तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 गुना x पर पावर 0 का अर्थ हो गया 1, यानी कि घूम के तो वही 2 आ गया। यानी कि हम लिखें 1/2, 1/2 भी आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोई भी चर दे सकते हैं, 0 है ना, देखिए x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, t दे सकते हैं, कोनो भी चर हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इस पर पावर कितना देना होगा? 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या हो, कोई भी चर राशि हो, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, और उसके ऊपर चाहे कोई भी संख्या क्यों नहीं हो और उसके ऊपर पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 रहता है। अगर मान लेते हैं कोई नंबर ही रहे और उसके ऊपर में पावर 0, तो उसका अर्थ क्या होता है? 1 होता है। बात क्लियर हुआ? तो दूसरा नंबर में एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब इसका आगे इसके बाद वाला मैं रैखिक बहुपद, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मेन सामान्य रूप जो होता है ये x + b, जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ये इसी रूप में रहता है। ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद, इस नाम से ज़्यादा प्रचलित है, यही नाम आपको ध्यान में रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके बाद वाला चैप्टर में इसका 2 टाइप हो जाता है, एक चर वाले रैखिक बहुपद और एक होता है 2 चर वाले रैखिक बहुपद। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक बहुपद जिसमें एगो चर रहे उसको एक चर वाले रैखिक बहुपद कहेंगे, और जिसमें 2 गो रहे चर उसको 2 चर वाले रैखिक बहुपद कहेंगे। बात क्लियर हो रहा है? तो ये समझना पड़ेगा, जैसे इसमें कितना चर है? एक चर है, तो इसको एक चर वाले रैखिक बहुपद कहेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ भी कोई अभी लगाते x y z कुछ भी, तो ये हो जाता है आपका 2 चर में रैखिक बहुपद। तो 2 चर वाला एक अलग चैप्टर ही हम लोगों का है, तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका रैखिक बहुपद का सामान्य रूप। a b क्या हो सकता है? तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी कोई भी नंबर आपका हो सकता है। कोई दिक्कत आप लोगों में? चलिए, तो ये चीज़ हो गया। तीसरा नंबर द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका घात अधिकतम घात कितना हो? 2, तो इसका सामान्य रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा कि नहीं? इसी तरह से हम बात करें त्रिघातीय बहुपद का, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद आने की इसका सामान्य रूप ax³ + bx + c, bx² cx + d = 0। तो ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है? इसका अधिकतम घात कितना? देखिए, त्रिघातीय से घात अधिकतम घात 3 होना चाहिए, द्विघातीय मतलब अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, रैखिक उसको एक घातीय भी बोलते हैं, इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बहुपद है, तो बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों के मेन टॉपिक में है ना पूछा जाएगा इस टॉपिक के आधार पर। तो हम लोग शून्य निकालने के लिए अभी सीखेंगे, और शून्य क्या होता है ये चीज़ जानिए। जो हम लोग शून्य बोलते हैं, ये शून्य क्या है? शून्य देखिए, चर शून्य मतलब x का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करे, x का वह मान जो उस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। क्लियर हो रहा है ना? x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो मान लेते हैं कि हम ये एक समीकरण ले लिए ax² + bx। अब इसका शून्य कितना होगा? तो यहाँ देखिए पावर कितना है? 2। तो जितना पावर रहेगा उतना उसका शून्य का आएगा, यानी कि x का मान उतना को आएगा। बात क्लियर हो रहा है? अगर हम एक समीकरण ले लें ऐसे x + 3, तो इसका मतलब ये हुआ इसका शून्य कितना आएगा? तो 1 शून्य का आएगा, क्योंकि पावर 1 है।
यानी कि x का वैल्यू 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, इधर अगर हम लोग 0 कर दें तो x बराबर -3, एक वैल्यू x का आया कि नहीं आया, तो एक वैल्यू आएगा, मात्र एक वैल्यू आएगा। क्लियर है। अब यही -3 इसमें पुट करके देखेंगे तो आपको 0 के बराबर लाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये x का मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग शून्य किसको कहेंगे कि x का वह मान जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। कोई दिक्कत नहीं, x का वह मान जो उस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो उसी को हम लोग कहेंगे शून्यक। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग बात करें, कभी कभी ग्राफ पे भी शून्यक निकालने के लिए दे दिया जाता है, इस बात को समझिएगा थोड़ा, हम रफ करते हैं। आप लोगों को अगर नोट करना हो तो मेरे साथ साथ ही नोट कर लीजिए। देखिए, यदि आप लोगों को कोई ग्राफ के माध्यम से शून्य निकालने के लिए दिया जाए, जैसे एक कोई ग्राफ है, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और एक ग्राफ इस तरह से दे दिया जाए, और इस ग्राफ के माध्यम से अगर आपको शून्य निकालने के लिए बोला जाए तो इसको देखना है, या लिखा रहेगा तो y = px, तो ये x का अर्थ होता है कि x अक्ष है ना, x अक्ष, इस पे फोकस करना है कि p के बगल में क्या है। अगर p के बगल में x है तो देखना होगा कि आपका x अक्ष को कितने बार वो समीकरण काट रहा है। यदि यहाँ x p के बगल में अगर x लिखा रहे, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, y = px दिया रहे, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो x है इसको समझना है x अक्ष, और ये समझना है कि x अक्ष को कितने बार वो ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, अब जितने बार कटेगा उतना उसका शून्यक होगा। तो देख लीजिए कितने बार कट रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3 शून्यक होगा। कितना शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक, 3 शून्यक। अब बोलेगा कारण 3 शून्यक है ना। अब कारण देंगे तो लिख देंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, कारण तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है तो क्या लिखिए, क्योंकि x अक्ष ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है, 3 बिंदु पर काटती है। अब ये ग्राफ हम आपको ऐसे देते हैं, इसका शून्यक कितना, अब डायरेक्ट बताइए आप लोग कितना शून्यक हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष को तो ये कट ही नहीं कर रहा है। चाहे ये ग्राफ ऊपर में रहे चाहे नीचे में रहे, ये कहीं नहीं कट कर रहा है। मान लेते हैं एक ग्राफ आपको ऐसे दे दें कि इधर से गया, ऐसे निकल गए, यहाँ तो 2 पॉइंट पे दिख रहा है, मान लेते हैं ऐसे टच करके निकल गया हो, तो ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, तो इसका शून्यक हो जाएगा 1। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक नहीं है। तो ऐसे आपको ग्राफ मिल सकता है, किसी भी तरह से मिल सकता है ऐसे। अब इसका कितना शून्यक हो गया, तो 1, 2, 3, 4, तो शून्य की संख्या 4। अब कारण पूछे तो फिर वही बात कि x अक्ष को इतना बार प्रतिच्छेद करता है। टच करना मतलब हो गया एक प्रकार का प्रतिच्छेद करना। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी में, भला हालांकि वो क्वेश्चन देगा नहीं, देगा हमेशा आपको यही इस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी इस बात को बदल दिया जाए, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि x बराबर py लिख दिया जाए, तब आपको कौन सा एक्सिस देखना है, y अक्ष। अब तब देखना है कि y अक्ष को कितने पॉइंट पे वो कट कर रहा है। बात क्लियर हुआ। हालांकि ये नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक आप लोगों का हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, इसको बताएंगे आप लोग ऐसे करके। इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक 2 होगा, 0 होगा,
ध्यान रखा कीजिए, इसका शून्य कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को ये कट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक और बताएंगे, इसका शून्य कितना होगा, 2 शून्य होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दे सकता है, तो 11 नंबर तक आप लोगों का होमवर्क है, ये घर से करेंगे। अच्छा, एक और दिया हुआ है, ध्यान में आ गया, इस तरह से है, इसके कितने शून्य के, 1 शून्य। आपको ध्यान किस पे रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है, वाई एक्सिस पे ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो देखना कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी में 12 नंबर में। और 12 नंबर के बाद जितना भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के लायक क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है आप लोगों से। अच्छा, ये भी पूछ सकता है ऐसा। यहाँ देखिए, एकदम ये सब मेमोरी पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं, याद रखिए, ठीक है। रेखिक बहुपद। अच्छा, बहुपद और समीकरण क्या चीज़ है जी, कोई बता पाएंगे? दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, रेखिक बहुपद का सामान्य सामान्य रूप मतलब उसका मुख्य चेहरा, पर्सनल, जो जिससे लोग पहचानता है उसे। जैसे आपका फेस आपके रूप से लोग पहचानता है, मैंने आपको अगर पहचानता तो आपके फेस से ही पहचानता है आपको, है कि नहीं। तो उसी तरह रेखिक बहुपद का अपना भी एक चेहरा है, सबका अपना चेहरा है, तभी तो पहचान पाते हैं हम लोग उसको। तो उसी तरह रेखिक बहुपद का जो अपना रूप है, ये ax + b का रूप है। इसको हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद, लेकिन बराबर अगर 0 कर देंगे तो ये रेखिक समीकरण हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? अगर हम लोग ax + b लिख दें तो ये रेखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है, रेखिक बहुपद। लेकिन अगर यही समीकरण में बराबर 0 कर दें तो ये रेखिक क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब यहाँ देखिए, इसका घात कितना, ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो बता रहे हैं आप लोगों को, एकदम मेमोरी पॉइंट है, मेमोरी में रखना है। घात इसका 1 है, अभी तुरंत बताए घात 1, तो इसका शून्य कितना होना चाहिए, शून्य भी 1 होना चाहिए। शून्य कहने का मतलब इसका हल जी, जो आंसर आएगा, x का जो मान आएगा वो 1 आना चाहिए, सिर्फ 1, ओनली 1, ठीक है। x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए, मात्र 1, ठीक है। यही बताता है शून्य मतलब उसका हल, कितना हल आ सकता है, और कौन सा हल, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। माने अगर बराबर की इस पार में कुछ है तो उधर भी वही चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका काम बन सकता है। अब बोलेंगे कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ देखिए, ये x + b बराबर कर दीजिए 0, बहुपद था, बहुपद को बना दिए हम लोग समीकरण। अब समीकरण बना दिए, इसको इधर ले गए, ये x बराबर -b और x बराबर -b/a। तो देखिए x का क्या को माना गया है, एक ही को मानना आया ना। अब मान लेते हैं इस पर एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2x - 1 = 0। अब तुरंत घात देखिए, ऑप्शन में भी पकड़ लीजिएगा, है ना, ये बेसिक चीज़ है, इसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये होगा तो चैप्टर 2 मिनट का काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पावर 1 है, तुरंत हम लोग समझ लिए आंसर 1 आने वाला है, यानी कि x का मान क्या आने वाला है, मात्र 1 आने वाला है। तो हम लोग समझ गए कि शून्य किसका कितना होगा, शून्य का अगर कोई पूछे तो शून्य सीधा लिख देना 1 होगा। अब शून्य की 1 नहीं, शून्य 1 आएगा, शून्य की 1 होगा, ये नहीं लिख देना है। शून्य क्या होगा, इसको उधर कर देंगे, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, तो ये हो गया इसका शून्य। तो x का मान 1 ही बनाया। अगर आप फार्मूला याद करते हैं तो आपको ये वाला काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के मार दीजिएगा, सर ये आंसर यही होगा। अब इसका तुरंत तुलना कीजिए, किसके साथ, इसका जो अपना रूप है उसके साथ। रेखिक बहुपद का रूप यही ना जी, ये भी कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ चिन्ह कुछ भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, आगे में भी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो चिन्ह जो है कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात है। अब यहाँ बात समझते हैं, तो तुरंत हम लोग इसका कंपेयर करेंगे ये x + b के साथ।
तुरंत झट के। अब हमको नहीं पता सर x बराबर है, यहाँ तुरंत देखिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। तो फार्मूला से माइनस, और यहाँ माइनस बी का मान -1, और ए के देखिए x के आगे ये, x के आगे 2, इसका मतलब x का मान कितना, वो ए का मान कितना 2 नहीं हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। फार्मूला से बेहतरीन है तो आप वैसे कर लीजिए बराबर पार करके। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो शून्य कितना, अब बोलेगा ग्राफ सर, तो ग्राफ इसका सरल रेखा होगा लेकिन एक बिंदु पर रहेगा। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ जो होगा ये सरल रेखा में होगा, सरल रेखीय होगा। ठीक है, कैसा होगा, सरल रेखीय, कोई दिक्कत, तो इसका ग्राफ होगा जो है वो सरल रेखीय होगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, मान लेते हैं, मान लो, क्या मान लें, कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे यही 1/2 वैल्यू आया, तो किसका मान आया, x का ना, तो ये x एक्सिस है ना, तो ये y एक्सिस है आपका, क्लियर है। तो x का मान यदि 1/2 आया यानी कि 0.5 आया कि नहीं, हम लोग ऐसे ना करते हैं 1 2 3 ऐसे, यानी पॉजिटिव की ओर जाना है, तो ये कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ से ग्राफ आप कैसे खींचोगे, तो हमारा मन सर हम ऐसे भी खींच सकते हैं, हमारा मन हम ऐसे भी खींच सकते हैं, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, कोई लड़का ऐसे खींच दिया, कोई लड़का सीधा ऐसे खींच दिया, तो जिधर से भी आप खींचेंगे तो एक सीधा लाइन खिंचाएगा, और वही सीधा लाइन को सरल रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। और कितने पॉइंट पे वो कट करेगा, 0, एक पॉइंट पे कट करेगा। बात मेरा क्लियर हुआ। अब शून्य बोलेंगे सर काहे एक पॉइंट पे कट होगा, शून्य कितना आएगा, शून्य कितना है, शून्य के एक है ना, घात एक है, तो प्रतिच्छेद भी एक बिंदु पे करेगा ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की ओर, इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, ये सब एक जड़ी बूटी है इस चैप्टर का। ठीक है, मान के चलिए वही है। अब इसी में हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, ये सब एकदम क्या बताएं, इसी रट लीजिए सब। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो द्विघात बहुपद और बराबर दे दें तो समीकरण, इसका रूप क्या होता है, इसका रूप आपका होता है ax² + bx + c। अब आप लोग खुद बताएंगे कि सर इसका शून्य क्या होगा, घात 2 है, घात जितना रहेगा शून्य भी उतना, उसका हल भी उतने को आएगा, 2 आएगा ना, बिल्कुल 2 आएगा। अब बोलेंगे कैसे 2 आएगा, यही तो समझने वाला चीज़ है, और यही बात तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2 शून्य क्या है। तो मान लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ इधर लिख देते हैं, घात इसका हो गया 2, तो हल भी कितना होना चाहिए, 2 का हल होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो शून्य है, शून्य जो 2 को लिखे हैं, ये क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं एक अल्फा और दूसरा बीटा, 2 शून्य मान लेते हैं। और पहला शून्यक होता है कि एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पूरा चैप्टर में इसी का खेल है। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, पहला हो गया। इसको संकेत में कैसे दर्शाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखिए माइनस फार्मूला में रहता है x का गुणांक, तो यहाँ देखिए ये हुआ x का गुणांक क्या है, b है, तो -b हो जाएगा। ठीक है, और x² का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब गुना है जी, x² में कौन सी गुना हुआ है, a गुना हुआ, तो यहाँ a लिख देंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा का सांकेतिक फार्मूला हो गया, मैंने संकेत में। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो इसको याद रखा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। दूसरा शून्यकों का होता है, शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका होता है अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? इसको सांकेतिक रूप में अल्फा इंटू बीटा अचर राशि है। देखिए, जिसमें अचर राशि किसको कहेंगे? जिसमें जिस बहुपद का चर का घात 0 हो उसको अचर राशि भी आप बोल सकते हैं, या आप ऐसे साधारण रूप में याद रखेंगे कि जिसमें एक्स वाई नहीं लगा कुछ भी। तो ये बेचारा है ना आपका, कुछ है इसमें लगा हुआ, सिंगल है, गरीब आदमी, तो इसको लिख देंगे सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये जड़ी बूटी है, टॉनिक है, पी लो इसको अगर नंबर लो उठाना है बहुपद से। तो ये दोनों चीज़ अगर दो शून्य दिया रहे ठीक है, और अगर एक बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा उसका शून्य ज्ञात करें, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और एक गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, और फिर भी उसको एक बार हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये बात समझ में आया? कभी कभी आपको जो है ना शून्यकों का योग दे दिया जाएगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, और बोल देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? तब हम लोग फार्मूला यहाँ लिखेंगे। यहाँ जितने भी चीज़ें अभी हो रहा बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है। देखिए, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? अब यहाँ बात करते हैं कि ये क्या है सर, क्या लिख दी, तो इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए ना, इसी को तो लिखे हैं शून्यकों का योग, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं सर अल्फा इंटू बीटा को, तो प्लस शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत? तो इसको बढ़िया से सुंदर ढंग से नोट कीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और डायरेक्ट ये फार्मूला है, तो 1 नंबर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब इसमें सोचने का बातें नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा इसमें गुणनफल पूछ दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन में यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य हो, तो यहाँ कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा होगा, बस इतना चेंज किया है। तो अभी तुरंत पढ़े, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है कि नहीं? तो इसमें जो है ना सी बटे ए आप देख लीजिए कहीं है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ चेंज करना होगा हमें, है ना? ऑप्शन यहाँ चेंज करते हैं। 1 नंबर में आपका सी प्लस ए है, दूसरा नंबर ऑप्शन है सी माइनस ए है, और तीसरा नंबर है माइनस सी बाय ए, और चौथा नंबर में है सी बटे ए। तो आपका ये वाला आंसर होगा, 4 नंबर होगा कि नहीं? चलिए, बहुत ही सरल है जी, भारी तो है ही नहीं इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ देखते हैं हम लोग। ये हम लोगों का समीकरण दे रखा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल भी दे रखा है, ठीक है, तब इनके शून्यक हैं, मतलब घात 2 है तो 2 शून्यक होना चाहिए, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। क्लियर है? ये है ना? तो शून्यक हैं इसके, एक गुणनफल इतना दिया है तब इसके शून्यक हैं। चलिए निकालते हैं। गुणनफल दिया है तो वहीं से काम करते हैं ना। गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना? 8, ये है ना?
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है कितना 8। अगर दो शून्य का हमें निकालना है और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है आपका C/A, ठीक है, इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। C का मान क्या है जो लास्ट में रहता है A, और A का मान क्या है जो x के स्क्वायर के आगे रहता है 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि A का मान निकल गया कितना 8। तो हमारा समीकरण आ गया। अब यही A का मान इस जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x और प्लस 8, ठीक है। अब इसे हम लोग एक बार जीरो कर देंगे तभी हम लोग शून्य निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतना होने के बाद शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम आप लोगों को बताए थे कि इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट -9 मिलना चाहिए और गुना करने पर रिजल्ट आपको -9 मिलना चाहिए। लेकिन किसको गुना करने पर, तो इन दोनों को, ठीक है, किसी भी तरह कीजिए आपको रिजल्ट इतना मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अच्छा गुना करने पर आपको रिजल्ट इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए। सॉरी, इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 9 रिजल्ट आना चाहिए और गुना करने पर ये किनारे वाला और लास्ट वाला के दो ऐसा संख्या में तोड़ना है कि इन दोनों के बराबर आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ लेते हैं 9 को या फिर इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं 8, अगर 8 और इंटू 1 करेंगे तो 8 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर माइनस है, तो माइनस यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिख दें x² माइनस 8x माइनस x, ठीक है, x दोनों में लगा देंगे जी, क्या लगा है, और प्लस 8 बराबर 0। अब ये दो में कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ x माइनस 8 और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों सेम है तो x माइनस 8 और एक तरीका ये है x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 8 बराबर 0 कर दीजिए और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 8 और यहाँ x बराबर 1, यानी कि x का मान जो होगा 1 और 8, ये होगा आपका आंसर। यानी कि दो शून्य, यानी कि शून्य ज्ञात करना है तो 1 और 8 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ बात हो गया कि इसको शॉर्ट में बनाने का कोई तरीका है, तो तरीका तो बिल्कुल है। पहले तो आपको ये समीकरण पता करना होगा, समीकरण पता कर लिए, ठीक है। और समीकरण पता करने के बाद जो भी शून्य का आपका आएगा x का मान, जो भी x का मान आएगा, बात समझे, तो वो x का मान जो आएगा, x का मान 1 और 8 है, इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब था पूरा कंप्लीट एक समीकरण को निकालना है। तो पूरा कंप्लीट समीकरण यहाँ 8 a का मान निकल गया, इस जगह पे ले जाके रख दिए। जब रख दिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। अगर ये कंप्लीट हो गया समीकरण तो ऑप्शन को एक x के जगह, देखिए शून्य का मतलब क्या है, x का ही ना मान आया। अगर x का मान आ गया तो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए तो पुट करके देखिए इधर 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ रख के देखिए, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और -9 हो जाएगा और प्लस कितना 8, 9 में 1 घट गया, या फिर ये दोनों जुट जाएगा तो -9 में 9 घट गया तो कितना 0, यानी कि 1 संतुष्ट कर रहा है। उसी तरह फिर 8 यहाँ पुट करके देख लेंगे, यहाँ पुट करके देख लेंगे, देखेंगे कि इधर 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा, बात समझे। लेकिन कंप्लीट समीकरण हमारा यहाँ नहीं था, यहाँ a है, तो a का बिना मान निकाले हम लोग तो काम नहीं कर सकते, बात समझे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं अगला। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य के हैं तब 1/α + 1/बीटा इसमें से कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए इसके आगे क्या है, एक इसका कंपेयर हम लोग किसके साथ करेंगे, तो इसका जो मूल रूप होता है,
इसका वास्तविक जो चेहरा होता है उसके साथ इसका कंपेयर हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इसका हम लोग वास्तविक रूप से कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप देखिए ए का मान कितना हो गया, एक, एक्स के आगे एक, तो यहाँ एक्स के आगे क्या है, एक, तो ए का मान एक आ गया। एक्स के आगे बी है तो यहाँ एक्स के आगे दो है, इसका मतलब बी क्या मान 2 आ गया। और सी बेचारा, यहाँ बेचारा में कौन है, तो एक है। पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे ये फार्मूला आप रटे होंगे, तो ये हो गया -2 ए का मान कितना, एक, यानी कि फाइनली हम 2 लिख दें -2। और उस गुणनफल अगर बात करें तो c बटे ए होता है, तो c का मान कितना, 1, और a का भी मान कितना है, 1, तो हो गया फाइनली रिजल्ट कितना, 1। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए ये बात अगर समझ में आ गया तो हम लोग वहाँ क्वेश्चन उठा लेते हैं तुरंत कि 1/α प्लस 1/बीटा, इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा नहीं होगा, और ये यहाँ गुना होगा, ये यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको सीधा करके लिख दें, या नहीं भी लिखेंगे तो उतना तो समझ में आता होगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 1, यानी कि फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपका, -2। तो ऑप्शन देख लीजिए -2 आपका 2 नंबर में है। ठीक है, यदि बहुपद x² प्लस ये x माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत है, विपरीत हो, तब a=, यहाँ a है, a= क्या होगा, तो ये पूछ रहा हम लोगों से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि शून्य बराबर किंतु विपरीत, इस बात पे फोकस कीजिएगा। शून्य बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा, विपरीत चिन्ह का होगा। ठीक है, विपरीत होगा मतलब विपरीत चिन्ह का होगा। अब यहाँ समझिएगा, द्विघात, अगर ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो 2 को इसका शून्य होगा, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, बीटा होगा ना, लेकिन विपरीत होगा। कह रहा बराबर है तो बराबर रख दिए भाई, और विपरीत होगा तो किसी एक में माइनस लगा देते हैं, ये ना हुआ, लगा दिए माइनस। अब हम लोगों को निकालना ए का मान, तो ये हमारा किस पोजीशन पर है, बी के स्थान पर है, तो शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है -b बटे ये फार्मूला में, होता है कि नहीं। अब इसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, तो इसका मूल समीकरण जो है उसके साथ। मूल समीकरण क्या है, तो ये x² प्लस bx प्लस c, और हमारा समीकरण यहाँ दिया है x² प्लस ax माइनस b। तो यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसका अर्थ हुआ a का मान हो गया 1, और b का मान हो गया a नहीं हो गया, और c का मान हो गया माइनस, चिन्ह को लेना है, चिन्ह को लेना यहाँ से यहाँ तक, c का मान हो गया -b। सब वैल्यू आपको पता हो गया, ये सब देखते ही नज़र में चुभना चाहिए। अब चलिए अल्फ़ा की जगह इतना है तो यहाँ रख देते हैं -बीटा, अल्फ़ा का मान कितना, -बीटा है, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ प्लस बीटा है बराबर -b/a, तो b किसको हम लोग लेंगे, तो x का गुणांक ये न होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं क्या होगा, तो a होगा, है ना। तो ये माइनस ये हो जाएगा, और नीचे में क्या है, a, अच्छा यहाँ a है, ये क्या है, तो x² का गुणांक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -x का गुणांक, ज़्यादा समझ में आएगा, और बटे a किसको लिखते हैं, a² का गुणांक। इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इसको b लिखते हैं, इसको a लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो -x, देखिए माइनस ये तो फार्मूला में आता है, देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, a, जो चिन्ह रहे उस चिन्ह के साथ, तो प्लस नहीं लिया जाता है, तो यहाँ फार्मूला से माइनस है, माइनस लिख ली। x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ आगे में 1 है, तो यहाँ 1 लिख दी। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 0 नहीं हो गया, तो माइनस ये। अब माइनस को इधर 0 में खिंचाने की a का मान कितना मिला आपका, 0। अब बहुत कठिन तो नहीं है, तो 4 नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर। किसी को दिक्कत है नहीं। t² - 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा, तो शून्य बहुत ईजी है इसका निकालना। t² - 15 बराबर 0 कीजिए, 15 को उस पार कर दीजिए, तो ये होगा। स्क्वायर को उधर जैसे लेके जाएंगे तो ±√15 हो जाएगा,
यानी कि टी का 2 मान हो गया। देखिए यही खेल है लाइट का यहाँ, ठीक है, ये आंसर आपका क्लियर है। तो आपका हो जाएगा √15 - √15 यानी ऑप्शन नंबर 2।